नमस्कार। जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम स्टडी के ऑनलाइन मंच से आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा से संबंधित मैं निरंतर मॉडल प्रैक्टिस पेपर और गत वर्ष के प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और वीडियो की कड़ी की आज की श्रृंखला में हम लोग भारत के भूगोल के कुल 100 MCQ प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, जो कि ये सभी प्रश्न बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कराई गई विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं भारत के भूगोल के MCQ से। प्रश्न पहला, भारत विस्तृत है। प्रश्न संख्या 1, भारत विस्तृत है। तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, तो अक्षांशीय विस्तार देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये भारत हो गया, तो भारत चतुष्कोणीय रूप में भी माना जाता है और ये इसका यहाँ से यहाँ तक विस्तार हो गया और यहाँ से यहाँ तक। तो ये अक्षांश और ये अक्षांश, तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। तो ऑप्शन में यह विस्तार कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो इस आधार पर जो आंसर होगा उपयुक्त में कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा भारत का जो क्षेत्रफल है तो वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा भारत के मध्य से होकर के एक रेखा जाती है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानी जाती है, और यह भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। और भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के ये गुजरती है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देंगे। इसके अलावा भारत का जो प्रमाणिक मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और यह जो भारत का मानक समय है, यह कहाँ से, भारत में कहाँ से यह लिया गया है, तो इसका जो सही जवाब है मिर्ज़ापुर। लेकिन आप लोगों को किताबों में अक्सर मिल जाएगा इलाहाबाद का नैनी, इलाहाबाद का नैनी, और यहीं सब जगह है भी, लेकिन एक्चुअल में यह गोपीगंज से लिया गया है। तो मिर्ज़ापुर में पहले गोपीगंज हुआ करता था, अब लेकिन जब से मिर्ज़ापुर का विभाजन हो गया जिसमें भदोही और सोनभद्र नए ज़िले बन गए, तब से यह गोपीगंज भदोही ज़िले में हो गया है। लेकिन किताबों में आपको इलाहाबाद से ही मिल जाएगा, तो आप इलाहाबाद भी बिल्कुल सही मान सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है।
तो भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल में 2.4% है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व में, यह रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, उसके बाद ब्राज़ील, के बाद भारत का 7वां स्थान है। इस आधार पर जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व का 2.4% है, लेकिन भारत में पूरे विश्व की लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 17, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितना अंतर होता है? तो इसमें जो अंतर है वो 5.5 घंटे का अंतर है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्रयागराज के निकट नैनी से होकर के गुजरती है, और भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। या देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट नैनी से होकर के गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न पूछा गया है 67 BPSC प्री री एग्ज़ाम 2022 में। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इंदिरा पॉइंट क्या है? तो इंदिरा जो पॉइंट है वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो अंडमान निकोबार के दक्षिणी सीमा पर स्थित है। दुरंड रेखा क्या है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा दुरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उसके बाद कौन सा करता है? तो भारत के बाद करता है चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ करता है, फिर म्यांमार के साथ करता है, फिर भूटान के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, और बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। इसका एक ट्रिक भी है, बचपन में MBA किया। क्या किया? बचपन में ही MBA कर लिया, बचपन में MBA। तो ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, यम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। यहाँ पर मैंने नेपाल को बताना भूल गया, लेकिन यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया। आइए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। निम्न देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? अभी मैंने बताया कि सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। तो यहाँ पे देखिए 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ है, और बांग्लादेश से असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं, इतना बड़ा। चलिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? भोपाल, आइजोल, रांची। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है वो आइजोल है।
आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। दिए गए नगरों में आइजोल मिजोरम नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल मध्य प्रदेश एवं रांची झारखंड कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्यों की समान सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, तो अभी मैंने बताया कि बांग्लादेश के साथ कितने हैं, पाकिस्तान के साथ कितने हैं। तो पाकिस्तान के साथ कुल 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले दक्षिण से चलते हैं तो आपका गुजरात आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका राजस्थान आ जाएगा, फिर आपका पंजाब आ जाएगा, फिर आपका उसके बाद अब केंद्र शासित राज्य बन गया है लद्दाख, और उसके बाद जम्मू कश्मीर। तो इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, और वो ट्रिक कौन सा है? देखिए, पहले पंगु राज हुआ करता था, अब पंगुल राज हो गया है, पंगुल राज। तो यहाँ पर आपका पंजाब, गुजरात, लद्दाख, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। अतः सही उत्तर विकल्प ई है। यहाँ पर मैंने देखिए ट्रिक भी लिखा है, पंगुल राज। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। हुंडू या हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है इंद्रावती नदी पर, कावेरी नदी पर, सुवर्णरेखा नदी पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हुंडू जलप्रपात है ये सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो हुंडू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट 98 मीटर है। 9वां नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गाडविन आस्टीन, नंगा पर्वत। तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपका गाडविन आस्टीन है, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है, और यह काराकोरम की श्रेणी में अवस्थित है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। कंचनजंगा नेपाल और भारत की सीमा पर है, जो कि यह सिक्किम में है। नंगा पर्वत ये भारत में है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गाडविन आस्टीन है, जिसको केटू के नाम से भी जानते हैं, और यह काराकोरम की श्रेणी में स्थित है। 8611 मीटर की ऊंचाई इसकी है, और यह पाक अधिकृत सीमा के अंतर्गत आता है, यानी कि पाक इसको अपना मानता है, लेकिन ये पाकिस्तान का नहीं है। यहाँ पर देखिए केटू की ऊंचाई दिया हुआ है। गाडविन आस्टीन या केटू 8611 मीटर भारत में है। एवरेस्ट 8848 मीटर नेपाल में है। कंचनजंगा 8598 मीटर भारत नेपाल की सीमा पर। मकालू 8463 मीटर नेपाल की सीमा पर। आइए अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो जो हिम रेखा है हिमालय में, उसकी जो न्यूनतम ऊंचाई वो 4300 मीटर और अधिकतम ऊंचाई 5500 मीटर है। तो ये 4300 से लेकर 5500 इसी के बीच में आएगा। तो राइट ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है, यानी कि पर्वतपदी का मतलब हुआ कि पर्वत के निचले भाग पर कौन सा है? तो पर्वत के निचले भाग पर शिवालिक है, और यह शिवालिक सबसे दक्षिणतम हिमालय का भाग भी है। यदि देखा जाए तो सबसे पहले आपका महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक आता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि शिवालिक के दक्षिण में भाबर का मैदान है, जिससे शिवालिक का पर्वतपदी प्रदेश माना जाता है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सीनोजोइक युग में हुआ था।
तो शिवालिक का बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 2.58 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन युग में सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निम्न निर्मित हुए हैं। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत पूछ रहा है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का मतलब क्या हो गया कि जो हिमालय है, इसका मतलब पहले ही समझ लीजिए कि ये हिमालय के बारे में पूछ रहा है। तो हिमालय कब निर्मित हुआ था? तो हिमालय आपका निर्मित हुआ था सेनोजोइक महाकल्प में। इसके पहले इसकी व्याख्या की गई थी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भौतिक क्षेत्रफल के अनुसार इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। केंद्रीय उच्च भाग, तटीय मैदान, महान मैदान, उत्तरी पर्वत। तो इसको व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित करेंगे? है ना? तो भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा? तटीय मैदान आएगा 3 नंबर। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? केंद्रीय उच्च भार आएगा 1 नंबर। फिर उसके बाद आपका महान मैदान आ जाएगा 2 नंबर। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा उत्तरी पर्वत आ जाएगा 4 नंबर। तो सही आंसर इसका यही है। यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पर्वतों का विस्तार है। फिर उसके बाद मैदानों का विस्तार है। फिर उसके बाद केंद्रीय उच्च भाग है। और फिर उसके बाद सबसे कम मात्रा में तटीय मैदान है। तो 3, 1, 2, 4। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। और देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा PGT 11-12 में 15/12/2023 को पूछा गया था। तो 3, 1, 2, 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। तो सबसे पहले चलते हैं काराकोरम। उत्तर में कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो काराकोरम 2 नंबर, लद्दाख 1 नंबर, जास्कर 4 नंबर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल 3 नंबर। तो 2, 1, 4, 3 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार है, एक अग्रगंभीर, एक गर्त है, एक पदस्थलीय, एक समप्राय भूमि है। तो छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर का उदाहरण है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्न कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो ये बिल्कुल सत्य है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट। यहाँ पे चीनी प्लेट दे दिया, यही गलत है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 कथन सही है। अब उसके आगे क्या कर, इन कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? 18 नंबर क्वेश्चन। तो मेघालय पठार का अंश नहीं है। देखिए मेघालय पठार में गारो है, खासी है, जयंती है। तो ये गारो हो गया, ये खासी हो गया, ये जयंती हो गया। तो खासी बीच में है, गारो और जयंती के बीच में खासी है। भुवन पहाड़ी यहीं जो है कि मेघालय पठार का भाग नहीं है। देखिए भुवन पहाड़ी असम के बराक घाटी में स्थित है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय के पठार के भाग है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो इल्मेनाइट किसका खनिज है? तो इल्मेनाइट ये टाइटेनियम का खनिज है, अयस्क है। इल्मेनाइट एवं रूटाइट टाइटेनियम के 2 प्रमुख खनिज है। यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तथा दीघा तट के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। भारत की तट रेखा कुल कितनी है? तो भारत की कुल तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है, जो इसमें कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। और आयोग ने इस प्रश्न को ही जो है कि गलत मान लिया था।
तो भारत के तट रेखा की कुल लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है 7516.6 किलोमीटर है। आइए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं हम लोग। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सह्याद्री हो जाएगा। अब 16 डिग्री की उत्तरी अक्षांश इस सह्याद्री को दो भागों में बांट देती है। उत्तर में उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी सह्याद्री में जो केरल तट के पास है उसे मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है कौन सा है? जोजिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, नाथुला दर्रा है या खैबर दर्रा है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नाथुला की ऊंचाई 14,450 फीट है और जोजिला दर्रा की ऊंचाई लगभग 11,578 फीट है और रोहतांग दर्रा की ऊंचाई लगभग इतना फीट है तथा खैबर दर्रा कितना है। और यांगजी दीवान है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है, परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा जो है यांगजी दीवान है। चूँकि विकल्प में यांगजी दीवान नहीं दिया है इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया था? तो जवाहर जो सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? तो यह आपका बनिहाल दर्रा के निकट स्थित है। यह पीर पंजाल की श्रेणी में ही आता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो इसका जो सही आंसर है, जो लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप को चेटलेट और सबसे दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवारत्ती द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। यह प्रवाल उत्पत्ति का है और सबसे उत्कृष्ट उदाहरण भी है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो अभी मैंने बताया कि ये 36 द्वीप हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किसका अंग है? गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है, उड़ीसा का अंग है। तो विदर्भ महाराष्ट्र का ही अंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट एक दूसरे से आकर के मिल जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ी। कहाँ पे है ये? यहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ी। अब नीलगिरी की जो पहाड़ी है यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो गंगा का मैदान और दक्कन का पठार कौन विभाजित करेगा? तो ये विंध्याचल की श्रेणी विभाजित करेगी। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो तिब्बत की सीमा से नहीं लगा है?
ये देखिए बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें से जो अल्मोड़ा है ये ज़िला तिब्बत से नहीं लगता है, बल्कि उत्तराखंड के 3 ज़िले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? गंगावली, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, यानी कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो देखिए गंगावली पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है कि पश्चिम की ओर? तो ये जो गंगावली है यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन गोदावरी पूर्व की ओर होती है और कृष्णा भी पूर्व की ओर होती है। तो इस आधार पर गंगावली और नर्मदा दोनों पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा। गंगावली नदी पश्चिमी घाट में धारवाड़ क्षेत्र से निकलती है। इस प्रकार उपयुक्त में से 2 विकल्प सही होने के कारण सही उत्तर विकल्प ई होगा। भीमा नदी निम्न में से किस नदी की उपनदी है? तो भीमा नदी यह कृष्णा की उपनदी है। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक या उपनदी है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियों में जैसे कोयना हो गया, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी। और देखिए ये जो मूसी है, इस मूसी नदी के किनारे ही कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। ये है जो हैदराबाद है ये भारत में भी है, एक शहर है, भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। भारत और पाकिस्तान दोनों में है। तो सिंध प्रांत में, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उस सिंध प्रांत में भी एक हैदराबाद है। ये प्रश्न बिहार लोक सेवा आयोग ने पूछा हुआ है कि हैदराबाद शहर किसकी कहाँ है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों दिया था और 5वां ऑप्शन दिया था उपयुक्त में से एक से अधिक, तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूँ। आप लोग रिमाइंड में ले लीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। ये नदियाँ युवा वरित पर्वत से होकर बहती हैं और अभी भी युवावस्था में हैं। इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ये नदियाँ युवा वलित पर्वतों से होकर बहती है, अभी भी ये युवावस्था में, तो ये तो गलत है, ये वृद्धावस्था में है और ये बिल्कुल प्रायद्वीपीय पठारी भागों से होकर के बहती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं, तो ये भी बात सत्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। काली मिट्टी के लिए निम्न में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? रेगुर का, बांगर का। तो यहाँ पर देखिए आपका रेगुर, एक तो आपका रेगुर हो गया, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या चरनोजम मिट्टी या कपासी मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। अब उसके बाद यह है काली कपासी वाली मिट्टी भी दे दिया देखिए यहाँ पर, तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? बीपीएससी टीचर 9 से 10, 8, 12, 23 में पूछा गया। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपका पाया जाता है, देखिए गुजरात में भी है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा यह महाराष्ट्र के साथ गुजरात और कर्नाटक में भी पाई जाती है। तो इस आधार पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। 2020 में भारत में निम्न फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? तो रकबा पूछ रहा है इसमें, तो ये आपका जो चावल या धान है इसका रकबा सर्वाधिक था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में
तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राजस्थान में खेतड़ी की जो खान है ना, तो राजस्थान में जो खेतड़ी की खान है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किससे संबंधित है? ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निचला गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? तो ये मध्य गंगा के मैदान में आता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। ये बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है? बोकारो, भीलवाड़ा, सानंद, तारापुर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पूछ रहा निम्न में से कौन सा उद्योग का केंद्र है ना? तो यहाँ पर दिया है भीलवाड़ा जो है कि आपका यह वस्त्र उद्योग का एक केंद्र है, जबकि बोकारो में इस्पात संयंत्र कंपनी लगाई गई है और यह 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुआ था? 1964 में, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। तो ये भी उद्योग का एक केंद्र होगा। बोकारो भी उद्योग का केंद्र हो सकता है, भीलवाड़ा तो है ही। तो इस आधार पर उपयुक्त में से एक से अधिक सही होना चाहिए, लेकिन बिहार ने भीलवाड़ा को माना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद कमेंट में बताएं कि कौन सा हो सकता है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वनाच्छादित में पूछा सबसे कम क्षेत्र किसका है? तो ये चंडीगढ़ का सबसे कम क्षेत्र है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार उपयुक्त संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम वनावरण चंडीगढ़ में है, जबकि पुडुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव तथा लक्षद्वीप में वनावरण चंडीगढ़ से ज़्यादा है। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। सोमेश्वर श्रेणी निम्न पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सतपुड़ा श्रेणी का, विंध्याचल श्रेणी का, पूर्वी घाट का या शिवालिक श्रेणी का? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो सोमेश्वर श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी या बाह्य उप हिमालय का एक भाग है। ज्ञातव्य है कि हिमालय को निर्माण के आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया था, जिसे ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के नाम से जाना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है, काडामम की पहाड़ी है या सेवराय की पहाड़ी है? तो कह रहा है कि कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ी, यानी कि सबसे दक्षिण में पूछ रहा है, या ये पूछा जा सकता है कि इनमें से सबसे दक्षिणतम में कौन सी पहाड़ी है? तो वो आपका कार्डामम की पहाड़ियाँ जो कि अन्नामलाई से सटी हुई हैं। यदि आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो यहाँ पर ये पूर्वी घाट, ये यहाँ से ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ये दोनों नीलगिरी की पहाड़ी पर आकर के दोनों मिल जाती हैं और इस नीलगिरी की पहाड़ी के दक्षिण में आएंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ी मिलेगा। अब अन्नामलाई की पहाड़ी के दक्षिण में आएंगे तो ये आपका कार्डामम की पहाड़ियाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे है ये अन्नामलाई है, अन्नामलाई है और ये कार्डामम है, कार्डामम है। कार्डामम की पहाड़ी को हम इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, इलायची की पहाड़ी।
इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। चूँकि कार्डामम अंग्रेजी शब्द है, इसी को हिंदी में इलायची भी कहते हैं। जैसे मैंगो मतलब आम होता है, तो कार्डामम मतलब इलायची होता है। और इसके कार्डामम के ऊपर अन्नामलाई की पहाड़ी है, और अन्नामलाई की पहाड़ी में ही प्रायद्वीपीय भारत का या दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी वाला पर्वत है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो अनाई मुडी के नाम से जाना जाता है। अनाई मुडी 2696 या 95 मीटर की ऊंचाई में है। और फिर उसके बाद है नीलगिरी पर्वत है, ये नीलगिरी पर्वत है। इस नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। आगे चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 का। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है 45 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य बताने हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपका है राजस्थान। फिर उसके बाद कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद महाराष्ट्र। फिर उसके बाद कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शायद इसका एक ट्रिक भी है, वही मैं सोच रहा था कि कौन सा ट्रिक है, भूल गया था। शायद राम का राष्ट्र उत्तर प्रदेश, तो र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, ये ट्रिक नहीं बन पा रहा है, छोड़िए इसको। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो भारत में जनसंख्या के आधार पर तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य पूछ रहा है, तो कौन सा है। तो देखिए, ये 2008 में प्रश्न पूछा गया था। इसमें बिहार का 13वां स्थान हो चुका है। तो ये इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर बिहार है। पहले उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं। दक्षिण भारत में है, उत्तर पश्चिम भारत में है, उत्तरी पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में, उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक होगा। तो जो द्रविड़ियन प्रजाति के लोग हैं वो मुख्यतः दक्षिण भारत में निवास करते हैं। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और लघु तुलु प्रमुख हैं। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में निवास करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो किसमें जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई, मतलब कि एसटी नहीं पाए जाते। कहाँ कहाँ देखिए एसटी नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो इसमें देखिए आपका हरियाणा हो गया। उसके बाद देखिए हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली और पुडुचेरी, इतने राज्यों में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब,
दिल्ली और पुडुचेरी में जो है कि आपके अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती हैं। बाकी सभी राज्यों में अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भील जाति कहाँ पाई जाती है। देखिए यहाँ पर मैं ट्रिक भी लिख दिया हूँ कि पप्पू हरी चूड़ी को दिल्ली में खरीदा। अब आप लोग याद कर लीजिएगा, वो मैंने अपना ट्रिक बना दिया, आप लोग भी चाहे तो अपना ट्रिक बना सकते हैं। भील जाति कहाँ निवास करती है, तो भील जो है कि महाराष्ट्र में, गुजरात में निवास करती है। तो भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान प्रांतों में भी पाई जाती है। अब प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो भील गुजरात में है, तो ये तो अभी ऊपर दिया हुआ है कि है। गद्दी और बकरवाल ये हिमाचल प्रदेश में है, ये पशु चराने वाले जनजाति हैं। कोटा तमिलनाडु, ये है कोटा है, और टोडा है तमिलनाडु में है, और यहाँ पर दिया है टोडा केरल में, तो यही सुमेलित नहीं है। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। टोडा और कोटा दोनों ही तमिलनाडु में है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितने से कम होती है। तो शुष्क कृषि जहाँ की जाती है 75 सेंटीमीटर या इससे कम होती है, वहाँ पे शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग होते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ है। तो ये हरीके बैराज से निकाला गया है। हरीके बैराज से निकाला गया है। और हरीके बैराज कहाँ है, तो इंदिरा गांधी नहर हरीके बैराज पंजाब से निकलती तथा राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर लगभग समाप्त हो जाती है। यह नहर राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर जिलों से होकर के बहती है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। तो ये पूछा कि नहीं उगते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कैसे वन होते हैं, जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती हो, उससे कम न होती हो, और साथ ही साथ उनके जो पेड़ पौधे होंगे वे बहुत ही सघन होंगे, घने होंगे, लंबे होंगे, उनकी पत्तियां चौड़ी होंगी, हरी होंगी, और अपनी पत्तियों को वो किसी विशेष मौसम में नहीं गिराएंगे, बल्कि ये अल्टरनेट रूप से गिराते रहते हैं। आज ये वनस्पति गिरा दिया तो कल वो अगला वनस्पति गिराएगा, परसों अगला वनस्पति गिराएगा। तो इस आधार पर देखने पर वह वनस्पति सदैव हरा भरा लगता है, इसलिए उसको जो है कि सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत में 200 सेंटीमीटर से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी, तो पश्चिमी घाट में होगा। ये हो गया आपका भारत। चलिए किसी तरीके भारत बन गया। तो ये पश्चिमी घाट में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। उसके बाद ये आपका उत्तरी पूर्वी राज्य में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, है ना। तो इस आधार पर यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पर वनस्पतियाँ सर्वाधिक हैं। तो वनस्पतियों के अधिक हो जाने से यहाँ पर जैव विविधता भी बहुत अधिक मात्रा में है। लेकिन मानव लोग क्या कर रहे हैं कि निरंतर इन वनस्पतियों को काट रहे हैं, जिस कारण से यहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं वो पलायन कर रहे हैं। तो इनको सांकेतिक रूप से सूचित कर दिया गया है। किस रूप में, तो हॉट स्पॉट एरिया के रूप में इनको सूचित कर दिया गया है। तो भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। कौन कौन से? पश्चिमी घाट हैं, यहाँ पे उत्तरी पूर्वी राज्य, अंडमान निकोबार, और फिर उसके बाद आपका एक आता है सुंडा वाला क्षेत्र आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं।
तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं 54 नंबर तक ही हल करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो है कि प्रश्न दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी की, गोदावरी नदी की, कृष्णा नदी की या दामोदर नदी की? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है आपका? तो दंडकारण्य में जो इंद्रावती है ना, वो गोदावरी नदी की जो है कि सहायक नदी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल 54 प्रश्नों पर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके आगे 55 नंबर के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और कुल 100 क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जितने भी लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और सेशन को आप लोग ज़रूर शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। इस समय रात के 2 बज रहे हैं, फिर भी शोरगुल हो ही रहा है। मैं इसी वजह से रात में बना रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।